प्रश्न नंबर 1। आज के इंजीनियर किस भ्रम का शिकार हैं? अपना मालवा पाठ के आधार पर हमें इस बात को बताना है। कहने का अर्थ है कि जब पाठ हमने पढ़ा अपना मालवा, तो इसके आधार पर जो पूरा कॉन्क्लूज़न निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उस पर हम कैसे कह सकते हैं कि जो आज के इंजीनियर हैं वो किसी भ्रम का शिकार है। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की उपेक्षा, जो भारतीय संस्कृति है और उसकी जो सभ्यता है, यहाँ पर जो तौर तरीके हैं उसकी जो उपेक्षा है, उपेक्षा यानी कि उसमें कमियां निकालना या बताना या महसूस करना, तथा पश्चिमी शिक्षा के कारण आजकल के जो इंजीनियर हैं वो ये समझते हैं कि वे पानी के प्रबंध के विषय में बेहतर जानते हैं। तो वो जो उनका भ्रम है वो ये सोचते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं वो पानी का प्रबंध जो है उससे संबंधित जो विषय है उसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जानते हैं। उनकी तुलना में पहले के लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं जानते थे। वे इस भ्रम के भी शिकार हैं कि जल प्रबंधन ज्ञान तो केवल पश्चिम के रेनेसा के बाद ही आया है। तो ये आज के इंजीनियर्स जो हैं उनको इस बात का भ्रम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा तकनीक जो है आ चुकी हैं इस वजह से लोग इसके बारे में जानते हैं, पहले के लोग कुछ भी नहीं जानते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे हैं जहाँ पर आप पीछे जाकर देखेंगे तो भारतीय संस्कृति जो है ये बतलाती दिखलाती पड़ेगी, आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ जहाँ वो पानी का प्रबंध जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जानते थे। प्रश्न नंबर 2। नदियों के जल के दूषित होने के पीछे के क्या कारण है? जो हमारी नदियां हैं उसका जो पानी है वो दूषित हो रहा है, वो दूषित होने के उसके पीछे क्या कारण है? नदियों का जो पानी है उसके दूषित होने के पीछे का एक कारण यह है कि भारतीय सभ्यता का विकास नदियों की पावन धारणा के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बात तो यहाँ पर आपने भारतीय संस्कृति में देखा होगा कि नदियों का पानी सिर्फ पानी उसके प्रयोग में ही नहीं लाया जाता बल्कि पूजनीय भी होती हैं नदियाँ। तो जो भारतीय सभ्यता है उसका विकास जो है वो नदियों की पावन धारणा के साथ जुड़ा हुआ है। नदियों में पूजा सामग्री प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित यानी फेंकी जाती है, बहाई जाती है। तो पूजा से संबंधित जो भी सामग्री होती है वो नदियों में फेंक दी जाती है। और कारखानों से निकलता हुआ जो अपशिष्ट है यानी कचरा है, बेकार चीज़ें जो हैं वो भी नदियों में छोड़ दी जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नदियाँ जो हैं वो सड़े नालों में बदल रही हैं। और इसके अन्य कारण जनसंख्या का बढ़ना तथा मनुष्य की जो महत्व आकांक्षाएं हैं उसका बढ़ना भी है। अब मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं क्या है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कारखाने, ये सब जो है कारण बन रहे हैं जिससे नदियाँ हमारी गंदी हो रही हैं। और जनसंख्या का बढ़ना जो है और उसके साथ ही अपशिष्ट का बढ़ना भी जो है एक कारण बनता है जो नदियों को गंदा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि मालवा में विक्रमादित्य, मुंज, भोज आदि ने पानी के रखरखाव के लिए क्या प्रबंध किए थे? अब पाठ के आधार पे जब हमें मालवा में बताया जाता है कि विक्रमादित्य, मुंज और भोज जो है उन्होंने पानी से संबंधित बहुत सारे प्रबंध किए हुए थे, उसके रखरखाव की जानकारी वो रखते थे और उसके प्रबंध भी किए थे। तो वो कौन कौन से प्रबंध थे? तो मालवा में विक्रमादित्य, राजा भोज और मुंज जैसे राजाओं ने पानी के प्रबंध को भली प्रकार से समझा और उन्होंने जल योजना के कार्यक्रम को सुचारू यानी कि सही तरीके से चलाने के लिए उसको तैयार किया। तालाब बनवाए, पहला। दूसरा कि बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाई गईं। तीसरा, ताकि धरती के भीतर के जल को संचित करके रखा जा सके। बड़ी बड़ी बावड़ियाँ जो स्टोरेज है पानी का, जिससे कि पानी वर्षा हो तो उससे जो पानी है वो ज़मीन में जाके जो है एकत्रित हो जाए और जो हमारे फिर से रीयूज़ हम उसे कर सके, पुनः उसको यूज़ कर सके। और आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी बहुत सारा कैसा बेकार हो जाता है, लेकिन जब आप पूरा सिस्टम जनरेट किया जाता है कि जिससे कि हम वर्षा के पानी को बचा सके तो वो भी एक बहुत बड़ा आपका योगदान हो सकता है, ताकि धरती के पानी जो है उसको संचित करके यानी इकट्ठा करके रखा जा सके और बरसात के पानी को भी रोक कर रखा जा सके। और इस तरीके से उन्होंने पानी के रखरखाव के लिए अच्छे खासे प्रबंध किए थे। प्रश्न नंबर 4। अतिवृष्टि का मालवा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वर्षा होना, मूसलाधार वर्षा होना। अति मतलब बहुत ज़्यादा, वृष्टि मतलब वर्षा। तो बहुत ज़्यादा वर्षा जो होती है तो मालवा का जीवन जो है किस तरीके से प्रभावित होता है? अतिवृष्टि के कारण लोगों के जनजीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लोगों को आवागमन मतलब आने जाने में समस्याएं होती है, जो कि हम आज के टाइम में भी ये सब देख रहे हैं।
परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोयाबीन की जो फसल है वो गल जाती है, कई नदियों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी लोगों के घरों, सड़कों और दुकानों में घुस जाता है। अधिक वर्षा होने से लोग उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उकताना मतलब परेशान। और ये सारी समस्या जो है कॉमन समस्या है। खेती और फसल जो है वो भी खराब होती है, लोगों के जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, आने जाने में समस्याएं होती है, घरों सड़कों में पानी भर जाता है और लोग ऊब जाते, परेशान हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, मालवा पहुंचकर लेखक का सामना किस प्रकार के वातावरण से हुआ। जब लेखक मालवा पहुंचते हैं तो वहां पर उनको कैसी परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है, किस वातावरण से सामना करना पड़ता है। मालवा पहुंचकर लेखक ने देखा कि नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में घट स्थापना, कलश, जिसको कलश कहते हैं उसको घट स्थापना भी कहते हैं, उसकी तैयारी चल रही थी। जब लेखक मालवा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नवरात्रे शुरू हो गए हैं और वहां पे घट स्थापना की तैयारी चल रही है। गूगल से घर आंगन को लीपा जा रहा है और माना जी के डोले को रंगोली से सजाने की तैयारी चल रही है। घर की सभी स्त्रियां जो है सज धज कर त्योहार मनाने की तैयारी में लगी हुई हैं, किंतु आकाश में बादल गड़बड़ा रहे थे। मानसून जाते हुए भी बरसने का दोष दे रहा था। लेखक ने स्टेशन के पूरे रास्ते पर महिलाओं की भीड़ देखी। यानी कि आपने देखा कि मालवा पहुंचकर लेखक जो है ये सब कुछ देख रहे हैं कि नवरात्र आ रहे हैं, घट स्थापना की तैयारी चल रही है, महिलाएं जो हैं वो तैयार हो रही हैं जिससे कि त्यौहार मना सकें, और इंसान जो है वो मानसून जाने के बाद भी वर्षा हो रही है इसके लिए उसको दोष ठहरा रहा है। और लेखक ने स्टेशन के पूरे रास्ते में महिलाओं को देखा। इस तरीके से जो है मालवा पहुंचकर लेखक को ऐसे वातावरण से सामना हुआ। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। लाइब्रेरी से प्राप्त कतरने क्या होती हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं उनको उससे काट लेना, चाहे बुक्स हों या न्यूज़पेपर्स हों, तो उसको कतरन कहा जाता है। किस रहस्य का उद्घाटन करती हैं। तो लाइब्रेरी से जो कतरन प्राप्त मिली है वो कौन से रहस्य का उद्घाटन, यानी वो सामने लाती हैं बातों को। लाइब्रेरी से प्राप्त जो कतरने हैं वो धरती के वातावरण को गर्म करने वाली सभ्यता के विषय में रहस्य का उद्घाटन करती हैं। उन कतरनों से क्या पता चलता है कि जो धरती है इस पे जो गर्माहट जो है वो गर्म करने वाली जो सभ्यता है उसके विषय में उनको जानकारी मिलती है कि मालवा की जो धरती है वो गहन गंभीर क्यों हो रही है, क्यों नहीं है। मालवा की जो धरती है वो गहन गंभीर क्यों नहीं है, क्यों यहाँ पर डग डग रोटी और पग पग नीर नहीं है। डग डग रोटी और पग पग यानी हर कदम पर, डग डग पग पग जो है इसका इस्तेमाल यानी कि हर कदम पर, यानी हर किसी के पास जो है रोटी और पानी क्यों नहीं है। नीर मतलब पानी। क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है और हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी हुई बर्फें जो है पिघल रही हैं। तथा ऋतु चक्र यानी कि आप देखते हैं किस तरीके से भारत में एक के बाद एक ऋतु आती है, उसका जो चक्र है वो किस तरीके से गड़बड़ा गया है। कई बार आप लोगों को देखते सुनते महसूस करते होंगे कि बोलते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, इस बार सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, या फिर अब की बार सर्दी बहुत देर से आई, बहुत कम टाइम के लिए रही। तो इस तरीके के ये जो है ऋतु चक्र इसमें बदलाव हुआ है और ये जो फेरबदल है वो किस कारण से हो रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है उस कतरन से मिलती है। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। यानी कि बरसात ही होती रहती है जब मालवा में, तो इससे आम जनजीवन जो है किस तरीके से प्रभावित होता है। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जो नदी नाले हैं उसके पानी वो जो है पानी से उफनने लग जाते हैं। और ये सिर्फ मालवा की बात नहीं, आज की डेट में आप देखेंगे बहुत पानी बरसेगा तो नदियाँ भर जाती हैं, नदी नाले सब भर जाते हैं और उफान पे आने लगते हैं। बरसात का पानी घरों में घुस जाता है। बरसात के महीनों में आकाश जो है वो काली और गोरी बादलों से ढका रहता है। छोटी नदी नालों में पानी का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। धरती में और अधिक पानी सोखने की क्षमता बाकी नहीं रह जाती है, परंतु बादल फिर भी आकाश में मंडराते ही रहते हैं। अधिक वर्षा के कारण सोयाबीन की जो फसलें हैं वो भी गल जाती हैं। मालवा में सोयाबीन की फसल जो है अच्छी खासी होती है, लेकिन बरसात ज़्यादा होने की वजह से वो फसल खराब हो जाती है, गल जाती है। परंतु गेहूं और चने की फसल अच्छी होने की आशा में लोग खुश हो जाते हैं। बावड़ी और तालाब सब पानी से लबालब भरे रहते हैं। नदी नाले बहते हुए फसलें लहराती हुई दिखाई देती हैं और बरसात लोगों के जनजीवन को इस तरीके से समृद्ध बनाते हैं, परिपूर्ण करते हैं। कई जगह वो बहुत फ़ायदे भी देते हैं तो कई जगह नुकसान भी देते हैं। और इस तरीके से बरसात का जो समय है जब बहुत ज़्यादा झड़ी लगती है तो इस तरीके के नुकसानों फ़ायदों से हमें सामना करना पड़ता है, रूबरू होना पड़ता है। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता मतलब बरसता, यानी पंक्ति का इस्तेमाल हुआ है पाठ में कि अब
मालवा में ऐसा पानी नहीं गिरता, यानी अब पहले जैसी बरसात नहीं होती। उसके पीछे के क्या कारण है? या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि पग पग नीर वाला मालवा अब सूखा हो गया है। कैसे? अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर इसका उत्तर देना है। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि पाठ के आधार पर मालवा की बरसात का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि अब ऐसी बरसात क्यों नहीं होती। पाठ में हमें जो बताया गया कि मालवा में ऐसी बरसात होती है, हमें उसका वर्णन करने के बाद ये बताना है अब ऐसी बरसात क्यों नहीं होती है मालवा में, इसके पीछे के क्या कारण है। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे पहले गिरता था, क्यों? कारणों पर चर्चा कीजिए। वर्तमान में हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारा रहना सहना है, रहने का जो तरीका है, वो शैली जो है, शैली का मतलब होता है तरीका, तथा रहन सहन जो है वो तौर तरीकों में ने ऋतु चक्र को बहुत प्रभावित कर दिया है। जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है उससे हमारे ही जीवन पे नहीं बल्कि हमारा जो ऋतु चक्र है वो भी गड़बड़ा गया है। फसलें उगाने और काटने के समय में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इसके फलस्वरूप मौसम में भी परिवर्तन आता जा रहा है। वायुमंडल में तापमान लगातार बढ़ने से बेमौसमी यानी बिना मौसम के बरसातें होती हैं। किसी अन्य महीने में अत्यधिक बरसात होती है तो मानसून भी अव्यवस्थित यानी नियम से मानसून में जिस तरीके की बारिश होनी चाहिए वो नहीं रहता। इसके फलस्वरूप और इसी के साथ ही बरसात के महीने में कम वर्षा होती है। मालवा भी जो है इससे अछूता नहीं रह सका है। जो साइड इफ़ेक्ट्स हम देख रहे हैं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने के बाद उसका इफेक्ट जो है मालवा में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए पिछले वर्षों की अपेक्षा अब मालवा क्षेत्र में कम पानी बरसता है। विकास की जो औद्योगिक सभ्यता है यानी विकास के नाम पर जो उद्योग खोल कर जो सभ्यता का विकास करना चाह रहे हैं, उस विकास की औद्योगिक सभ्यता ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है, ख़त्म सा कर दिया है। पूरे प्रकृति को के जो साइकिल है उसको चेंज कर दिया है। वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने धरती के तापमान को बढ़ा दिया है। मालवा के लोग ही खुद मालवा की धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं और इस तरीके से जो सर्कल खराब हुआ है, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हम सह रहे हैं और इससे मालवा भी अछूता नहीं रहा है। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। मालवा में विक्रमादित्य मुंज भोज रिनेसा के बहुत पहले हो गए। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए? यहाँ पर लेखक पाठ में बताते हुए नजर आते हैं कि मालवा में जो है विक्रमादित्य मुंज भोज जो है किस तरीके से पानी के रखरखाव या उसके प्रबंधन के लिए अपनी कोशिशें करते थे। लेकिन ये भी बताया कि जो आज के इंजीनियर्स हैं वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्हीं को सारी जानकारी है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्हीं को आता है पानी का रखरखाव या प्रबंधन अच्छे से। तो इस बात की चर्चा इस प्रश्न में की गई है। तो पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए ये बताना है। या फिर इसी प्रश्न को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि अपना मालवा खाऊ झाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर बताइए कि विक्रमादित्य भोज और मुंज पानी के रखरखाव के लिए ऐसा क्या करते थे जो आज के इंजीनियर नहीं करते हैं। तो पहले लोग जिस तरीके का प्रबंध रखते थे उनके कंपैरिजन में आज के जो इंजीनियर हैं वो नहीं कर पाते ये सब चीज़ें। तो वो कौन कौन से प्रबंध थे जो इनको हमने पाठ के आधार पर पढ़ा है कि विक्रमादित्य भोज मुंज जो है वो ये सब किया करते थे। मालवा में विक्रमादित्य भोज मुंज जैसे राजाओं ने पानी आपको भली प्रकार समझा, प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण रखने वाले राजा थे। मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज जैसे राजाओं ने पानी को किस तरीके से उसका प्रबंधन बचाव प्रबंधन किया है। प्रकृति के प्रति अपने दृष्टिकोण का जो एक पॉजिटिव नज़रिया है, सकारात्मक नज़रिया है, उस दृष्टिकोण को रखने वाले ये राजा थे जो कि पाठ में लेखक ने हमें बताया है। पश्चिमी सभ्यता के जागरण से पहले ही इन राजाओं ने अपने समय में जल योजना के कार्यक्रम सुचारू रूप से तैयार किए थे। पश्चिमी सभ्यता जो है इस चीज़ को बहुत बाद में जान पाई है। जागरण से पहले ही जो है इन राजाओं ने अपने समय में ही जल योजना के कार्यक्रम जो है बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ था, लेकिन इन चीज़ों की जानकारी इनको नहीं थी। तो पश्चिमी सभ्यता में ये चीज़ें बहुत बाद में आई हैं। इन राजाओं ने तो पहले ही ये जो योजना है बहुत अच्छे से
चलाई थी और बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स भी उन्होंने देखे भी थे और पाए भी थे। उन्होंने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाई ताकि धरती के भीतर के जल को संचित करके रखा जा सके और बरसात के पानी को रोक कर रखा भी जा सके। हमारे आज के इंजीनियर तालाबों को गाद से भरने का काम कर रहे हैं और धरती के पानी को पाताल से भी निकाल कर ऊपर ला रहे हैं। और इंजीनियर्स क्या है, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करके आप जितना भी ज़्यादा पानी जो है नीचे जा चुका हो उसको निकाल कर और उसको खींच कर लाने की ही सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पहले के राजा थे उनको पानी का प्रबंधन का ऐसा सकारात्मक पहलू मालूम था और उनके प्रबंधन जो है बहुत पॉजिटिव हुआ करते थे। वो धरती के पानी को ख़त्म करने के कगार पर ही नहीं जुटे हुए थे, बल्कि उन्होंने जो वर्षा से पानी प्राप्त होता था उसको संचित करने का और जो धरती में ऑलरेडी पानी है उसको संचित करने के वो सारे तरीके अपनाए और पानी के प्रबंधन को इस तरीके से मैनेज किया हुआ था उन्होंने। इसका परिणाम ये हुआ कि ज़मीन का जो पानी है वो सूखने लगा। रख रखाव ना किए जाने के कारण नदी नाले सब सूख गए। इसके फलस्वरूप मालवा जो है वो सूखा हो गया है। इंजीनियरों को मालवा की जो जन संचय प्रणाली है, जल संचय यानी जल को संचित करने की, इकट्ठा करने की, बटोर कर रखने की जो प्रणाली है, जो तरीके हैं, उसे सीख लेने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 10, हमारी आज की जो सभ्यता है इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। जिस तरीके के तौर तरीकों को हम अपना रहे हैं वो तौर तरीके यानी वो सभ्यता जो है किस तरीके से हमारी जो नदियां हैं उन नदियों को भी गंदे पानी के नाले बनाने में लगी हुई है। क्यों और कैसे? हमारी जो आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है, जिसका एक मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। विकास के नाम पर जिस तरीके से हम अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ ही हम अपना भी कहीं नुकसान कर रहे हैं। चीज़ों का सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, उनको बचा कर रखने के लिए और उसका सही तरीके से यूज़ करने पर जोर नहीं डाल रहे हैं। बस अपने अपने आप स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम प्रकृति को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं और फ्यूचर में हमें आगे हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है उनको भी कितना नुकसान पहुंचने वाला है। और औद्योगिक विकास के नाम पर, विकास करने के नाम पर इन्हीं के कारण, इन्हीं के माध्यम से किस तरीके से जो हमारी नदियां हैं वो भी दूषित होती जा रही हैं। आधुनिक सभ्यता और औद्योगिकरण की जो सभ्यता है जिसमें प्रतिदिन उद्योग धंधों में बढ़ोतरी हो रही है, उद्योगों का कूड़ा कचरा इन नदियों में गिर रहा है और नदियों के पानी को दूषित भी कर रहा है। हम भी अपने शहर की गंदगी को इन नदियों में बहाकर इन्हें गंदे नाले के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। आज की जो औद्योगिक सभ्यता है उसने अपसंस्कृति यानी संस्कृति के खिलाफ जाते हुए उसको बढ़ावा दिया है। प्लास्टिक के सामान और पॉलीथीन जैसे पदार्थ नदियों के प्राकृतिक बहाव को रोक देते हैं। और आपने देखा होगा लेटेस्टली जो गवर्नमेंट किस तरीके से प्लास्टिक और पॉलीथीन पे बैन कर रही है या फिर बंद कर रही है, लेकिन फिर भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और इनके पीछे बैन करने का या बंद करने का कारण क्या होता है? यही सब कारण होता है, लेकिन वो कहीं भी इसको एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव वे में इसको लोग फॉलो कर ही नहीं पा रहे हैं या करना ही नहीं चाह रहे हैं। रुका हुआ पानी जो है फिर सड़ जाता है। और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ये जो पॉलीथीन्स होते हैं या प्लास्टिक होते हैं, इस तरीके से एक अटकाव बनते हैं जिससे कि नदियों का बहाव जो है रुकता है, पानी वहाँ रुक कर सड़ जाता है। पुराने समय में नदियों का पानी जो था वो निर्मल था, यानी एकदम साफ, स्वच्छ, सुंदर था। स्वच्छ जल तथा गंधला और दूषित हो रहा है। ये अब गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी बड़ी नदियों में भी अब काला पानी बहता है। नदियों की प्राकृतिक बहाव को बड़े बड़े बांध बनाकर रोक दिया जाता है। अब नदियों के प्रति श्रद्धा का भाव भी मिटा चला जा रहा है और इस तरीके से हम अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 11, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिए। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि अपना मालवा पाठ में लेखक ने धरती के वातावरण के गर्म होने के क्या कारण बताए हैं, उसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका रही है? टिप्पणी कीजिए। आप देखेंगे पूरा का पूरा चैप्टर जो है ओवरऑल हमें यही बता रहा है कि औद्योगिक विकास के चलते किस तरीके से हम अपने नदियों को गंदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी से संबंधित या प्रकृति से संबंधित जो समस्याएं हैं हम उनसे रूबरू हो रहे हैं। बरसात नहीं हो रही है, इससे सबके पीछे एक ही कारण है। उसी को आप देखेंगे, उसी के लिए अलग अलग तरीके से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से उत्तर भी लिखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे उत्तर वही हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि वर्षा क्यों नहीं पहले जैसी हो रही है और पानी क्यों दूषित हो रहा है, और फिर उसके बाद जो है इसमें अमेरिका और यूरोप जो है किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है और आप देखेंगे कि आपके सभी प्रश्नों के ऑलमोस्ट सारे वही उत्तर हैं।
इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। प्रत्येक देश औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। हर देश जो है कंपटीशन है में लगा हुआ है, कॉम्पिटिटर है एक दूसरे का। वो चाहता है मैं उससे आगे निकल जाऊँ, वो चाहता है मैं उससे आगे निकल जाऊँ, और इस होड़ में हम सब अपना विकास करने की आड़ में नुकसान करते जा रहे हैं। आज विश्व के सामने औद्योगिक उन्नति का दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पर्यावरण जो है वो प्रदूषण के कारण मिट्टी, वायु, जल सब कुछ प्रदूषित हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के कारण धरती का वातावरण बहुत गर्म हो चुका है। समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है। ध्रुव पर जमी जो बर्फ है पिघल रही है। मौसम का चक्र बदल रहा है। रेगिस्तान के गांव जो है वो वर्षा में डूब रहे हैं। इस घटनाक्रम में विकसित देशों का दोष सबसे अधिक है। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारी घटनाएं जो हैं जो हो रही हैं, ये सब इसके पीछे का कारण विकसित देश हैं। वो और ज़्यादा विकास की होड़ में चलकर इन सब चीज़ों को और भी अपना रहे हैं, जिसके चलते जो है हमें प्राकृतिक दुष्परिणाम देखने पड़ रहे हैं। वातावरण को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी निकलना, उन्हीं देशों से अधिक होता है। यूरोप और अमेरिका में सबसे अधिक उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। वे इन्हीं उद्योग धंधों के बल पर विकास की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। पर्यावरण को ताक पर रखकर वे ये कार्य कर रहे हैं, यानी पर्यावरण को वो साइड कर रहे हैं कि हमारी प्रकृति को कितना नुकसान पहुंच रहा है या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हम देख रहे हैं, सह रहे हैं। किसी को इससे कोई मतलब नहीं है, सबको सिर्फ और सिर्फ विकास करना है। इसलिए गर्म होते वातावरण का एक बड़ा कारण है इन उद्योगों से निकलने वाली गर्म और विषैली गैसें। इस प्रकार धरती के वातावरण को गर्म करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में यूरोपीय देशों और अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो हमारा उत्तर है, अमेरिका और यूरोप जो है किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में, क्योंकि सारी शुरुआत इन्हीं से ही हो रही है। औद्योगिक विकास के नाम पर जिस तरीके से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रकृति को, और प्रकृति के जो नुकसान पहुंच रहे हैं उससे उसके जो दुष्परिणाम है हर कोई झेल रहा है। और एक बहुत बड़ी समस्या से सभी अभी लेटेस्टली अभी जो है उभरे हैं। फिर भी उसके बाद भी अभी गवर्नमेंट ने जो पॉलीथीन पर रोक लगाई, लेकिन फिर भी उसके यूज़ हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये तो वही वाली बात हो गई जो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया है कि हम पर्यावरण को ताक पर रखकर जो है अपने विकास पर लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 के साथ। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं इसे? अब आप इसे समझिए कि लेखक ऐसा क्यों समझ रहा है। लेखक को ऐसा लग रहा है कि जो जिस चीज़ को लोग कह रहे हैं ये विकास है, विकास है, लेकिन लेखक को ऐसा लगता है वो औद्योगिक सभ्यता जिसे वो कह रहे हैं वो सभ्यता नहीं है, अपसभ्यता है। सभ्यता मतलब अच्छी चीज़, अपसभ्यता मतलब एक नेगेटिव उसका वर्ड, यानी ये सभ्यता नहीं है, ये सभ्यता के विपरीत ले जा रहा है हमें। और ये उजाड़, विकास का उल्टा क्या हो गया? उजाड़। उजाड़ यानी जो चीज़ें खत्म कर रहा है, बेकार कर रहा है, नेगेटिव सेंस में ले जा रहा है। तो ये उजाड़ की अपसभ्यता है, ना कि विकास की सभ्यता। तो लेखक का ये मानना है। तो लेखक जो ये मान रहे हैं इसको हमें डिस्कस करना है, ये कितना वैलिड पॉइंट है ये बताना है। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता पाठ के जो लेखक है उनको ऐसा क्यों लगता है कि जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? तर्कयुक्त उत्तर दीजिए। विकास और औद्योगिक उन्नति के नाम पर वनों को निरंतर काटा जा रहा है। जब अब आप देखेंगे कि आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है, उसके चलते खेतों को जहाँ पर फसलें लहलहाती दिखती थी उसको खरीद कर बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर जिसके पास भी उसको खरीदने की क्षमता है खरीद कर वहाँ पर कंपनी स्थापित कर दी है। अब उससे क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, और वो खेत को तो उसने ख़त्म किया ही, उपजाऊ मिट्टी का जो नुकसान हुआ सो हुआ, और जो उससे धुआं और कचरा निकल रहा है और उसके निरंतर जो आप कह सकते हैं और भी जो बहुत सारे नुकसान हैं उनको हम झेल रहे हैं। ये विकास और औद्योगिक उन्नति के नाम पर वनों को जो निरंतर काटा जा रहा है और धरती के जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, इस कारण प्रकृति वातावरण में परिवर्तन आ रहे हैं। ऋतु चक्र निरंतर परिवर्तित हो रहा है। कई बार सर्दी में अधिक सर्दी हो जाती है और वर्षा के समय अधिक वर्षा नहीं होती। मार्च के महीने में भी पर्वतों पर बर्फबारी होने लगती है। उद्योगों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों के कारण मिट्टी, हवा, जल तीनों प्रदूषित हो गए हैं। जहाँ पहले मालवा की धरती पर अत्यधिक वर्षा होती थी वहाँ की नदी, तालाब और बावड़ियाँ जो है वो पानी से भरे रहते थे, फसलें लहलहाती थीं। वहीं आज विकास की अंधी दौड़ ने, अंधी दौड़ मतलब कि कोई कुछ नुकसान नहीं देख रहा, उसका मतलब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके नुकसान फायदे सब सोचते हुए चलते हैं, इसको कहते हैं प्लान करके आगे चलना।
लेकिन आप बिना प्लान किए हुए सिर्फ और सिर्फ उसके फ़ायदे देखते हुए आगे भागे चले जा रहे हैं, तो वो है अंधी दौड़। इस प्रदेश को भी नहीं छोड़ा, यानी ये सब जो हरकतें हो रही हैं इसकी वजह से मालवा भी जो है अछूता नहीं रह गया, उस पर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कारखानों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों ने वायुमंडल और पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया। जिस औद्योगिकरण के कारण यूरोपीय देश और अमेरिका अपनी उन्नति की कहानी कहते नहीं थकते, वही औद्योगिकरण दुनिया के लिए प्राण घातक, यानी प्राणों को नुकसान पहुंचाने वाला अब सिद्ध हो रहा है। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा कि ये औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता है। तो शब्दों को समझे, आसान बात है, इसको उजाड़ की अपसभ्यता देखकर शब्दों को घबराए ना, एक ही बात है जिसको आप थोड़ा ध्यान लगा के समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम उद्योग पे उद्योग लगाए जा रहे हैं और लोगों को काम तो मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है, लेकिन उससे जीवन शैली जो बेकार हो रही है, उसके जो नुकसान है वो कोई नहीं देख रहा, नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। तो ये लोग औद्योगिक सभ्यता तो बोल सकते हैं और इसको विकास, औद्योगिक विकास बोल सकते हैं, लेकिन ये जीने के लिए उजाड़ की अपसभ्यता हो चुकी है। यानी ये उजाड़ रहा है, जीवन को बर्बाद कर रहा है, और ये सभ्यता नहीं अपसभ्यता हो गई। अप मतलब यहाँ पर नेगेटिव सेंस। प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण को नुकसान या पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे कैसे बचाया जा सकता है। ये कॉमन अप्लाइड क्वेश्चन है कि आप सब कुछ देख सुन रहे, पाठ पढ़ा है, हमने समझा है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, निवारण के लिए, बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर अब रखना है। वर्तमान में धरती के सभी जीव जंतु और वनस्पतियों को जीवित रखने के लिए पर्यावरण का जो संरक्षण है अति आवश्यक हो गया है। पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए और हम कर सकते हैं। क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए पहले तो सबसे पहले हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को इस बारे में जागरूकता है, वो तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, तो इससे आप चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे। पहले सभी लोगों को जागरूक करना जरूरी है और सभी लोग मिलकर जब इस चीज़ में इस काम में लगेंगे तभी जो है चीज़ें बदल पाएंगी। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पेड़ों की कटाई को रोकना होगा, अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने होंगे, जो कि हम कई बार सुनते हैं। अगला, बिजली के दुरुपयोग को रोकना होगा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। अगला, पानी का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकना होगा, वर्षा के जल को संरक्षित करना पड़ेगा तथा जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। जल स्रोत, हमारे जल स्रोत जो भी हैं उनको पुनः जीवित करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम एक उदाहरण से नदियों को ले लेते हैं, तो नदियों को हम जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसमें कचरा फेंक कर या फिर किसी भी तरीके से हम उसको नुकसान पहुंच रहे हैं। अभी जैसे हमने पिछले ही क्वेश्चंस में डिस्कस किया है कि प्लास्टिक की वजह से उसमें रुकाव आ रहा है, उसका जल जो है बह नहीं पा रहा है, और आप कह सकते हैं तकनीकों का यूज़ करते हुए और मशीनों का प्रयोग करते हुए हम उसके अब बड़े बड़े बांध बना के उसके बहाव को रोकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, उसको प्राकृतिक रूप से नदी को अपना जीवन जीने दें तो वो पुनर्जीवित हो सकती हैं। अगला है, निजी वाहनों का प्रयोग कम से कम करके सार्वजनिक वाहनों का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि एक बड़ी गाड़ी में एक ही व्यक्ति जो है ट्रेवल कर रहा है, तो अगर उतने ही लोग निकल रहे हैं जितना उस गाड़ी में बैठ सकते हैं तो उसका यूज़ करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक व्यक्ति एक बड़े व्हीकल को यूज़ कर रहा है तो ये पर्यावरण का भी नुकसान है, और बहुत सारी चीज़ों को और भी हम कनेक्ट करें तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान है। तो कम से कम जो अपने निजी वाहन है, स्वयं के जो अपने पर्सनल जो वाहन होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए और सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। अगला, बिजली के दुरुपयोग को रोककर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। कल कारखाने, मशीनी, कल का मतलब होता है मशीन, कारखानों से निकलने वाले, मशीनी जो कारखाने हैं उनसे निकलने वाले जो अवशिष्ट है, कचरा है, धुआं है, उसके प्रति मानदंड निर्धारित करना तथा उन्हें नदियों तथा समुद्रों में गिरने से रोकना। ये सारी कोशिशें जो है हमें प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे उससे हम बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, नदी, नाले व तालाब को संभाल कर रखने से लेखक का क्या तात्पर्य है, ये काम पर्यावरण संरक्षण से कैसे जुड़ता है। लेखक क्यों हमें बोल रहे हैं कि नदी, नाले और तालाब को हमें संभाल कर रखना चाहिए, और ये पर्यावरण संरक्षण मतलब उसके बचाव के लिए कितना जरूरी होता है।
लेखक मालवा के नदी नालों की वर्तमान स्थिति को देखकर अत्यंत चिंतित है। लेखक ने जब मालवा के नदी नालों को देखा तो उसको उनके विषय में चिंता होने लगी। लेखक ने 1899 ईस्वी में देश में पड़े भीषण अकाल की चर्चा भी की है। 1899 में जो भीषण मतलब बहुत बड़े लेवल पर अकाल जब आया था, उन्होंने उसकी चर्चा की, जब मालवा में केवल 15.75 इंच वर्षा हुई थी। अन्य जगहों की जगह तरह मालवा में अन्न और जल का संकट नहीं था। तब राजस्थान के मारवाड़ मालवा में आकर रहने लगे थे और अकाल था तो राजस्थान के जो जितने मारवाड़ थे वो मालवा में आ गए। सन 1973 में अधिक वर्षा के दौरान मालवा में 77 इंच पानी गिरने के बाद भी बांध टूटकर नहीं बह रहे थे और दोनों ही स्थितियों में इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। बड़ा कारण था कि मालवा वासियों के द्वारा ताल तलैया और नालों के निर्माण और रख रखाव पर ध्यान देना, परंतु आज ना तो तालाबों की सफाई की जा रही है, ना ही नदियों की ओर, ना ही उन्हें प्राकृतिक रूप से बहने दिया जा रहा है। मालवा की नदियों पर बांध दिए गए हैं जिसके फलस्वरूप सदा पानी से भरी रहने वाली नदियां केवल चौमासी में ही जल से भरी हुई दिखाई देती हैं। लेखक बता रहे हैं कि जिस तरीके से पहले मालवा का रखरखाव होता था तो वहां पर चाहे कम वर्षा हो तो भी उसके दुष्परिणाम नहीं झेलने पड़ते थे, अधिक वर्षा हो तो उसके भी कुछ दुष्परिणाम होते थे, वो भी नहीं झेलना पड़ता था। क्यों? मैनेजमेंट अच्छा था, इस वजह से। तो आप देखेंगे बहुत बारिश हो गई तो बाढ़ आ गई, कम वर्षा हुई तो अकाल आ गया। तो मालवा में मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि कम वर्षा हुई तो पानी जो है मैनेज होता था, हो जाता था, परेशानी नहीं होती थी। ज़्यादा पानी बरस गया तो बाढ़ नहीं आती थी। और क्यों नहीं आती थी? वो चीज़ें मैनेज इस तरीके से की गई थी जिससे की वजह से वो सब कुछ जो है बैलेंस होकर चलता था। लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि एक तो मौसम, बिना मौसम के जो जिस मौसम में जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। वर्षा के समय में वर्षा नहीं हो रही है, सर्दी के समय पे सर्दी नहीं हो रही, और गर्मी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी हो रही है। अन्य दिनों में वह नाले जैसी दिखाई देने लगी। नदी नालों की दुर्दशा के लिए निश्चित रूप से ही हम ही जिम्मेदार हैं। लेखक ने इन्हें संभाल कर रखने के लिए कहा है। नदी नालों को संभाल कर रखने से धरती का जल जो है संरक्षित रहेगा, जिससे जल का जो संकट है की जो समस्या है वो नहीं आएगी। बाढ़ आने की समस्या भी कम हो जाएगी। अकाल के समय में भी लोग भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। इस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा। और इस तरीके से हम जब सभी मिलकर कोशिश करेंगे, सभी को जागृत किया जाएगा और सभी को शिक्षित किया जाएगा इस मामले में कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके चलना है, जिससे कि हमें हमारा विकास भी हम कर सकें और हम प्रकृति को नुकसान भी ना पहुंचाएं। प्रश्न नंबर 15 लेते हैं। एक जागरूक नवयुवक होने के नाते आप अपने स्तर पर नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे? जागरूक, और जिसे आम भाषा में कहते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। तो अगर आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, आपको सारी जानकारी है, तो उसके नाते आप अपने स्तर पर, अपने लेवल पर आकर नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पहला तो ये है कि कारखानों के मालिकों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर उन्हें सुझाव देंगे कि कारखानों से निकलने वाले पदार्थों को नदियों नालों में ना बहाएं। उसका कोई बेहतर तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका नुकसान ना किया जाए। दूसरा, पूजा के बाद पूजन सामग्री तथा मूर्तियों को नदियों तथा जलाशयों में प्रवाहित ना करें। तीसरा, समाचार पत्रों के द्वारा तथा व्यक्तिगत रूप से संबद्ध अधिकारियों से मिलकर उन्हें क्षेत्र में नालियों की जानकारी देंगे, जिससे मल, जल और अन्य गंदी चीज़ें नदियों में ना डाली जा सकें। अगला, पॉलीथीन तथा प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को नदी तथा नालों में ना फेंकें। अगला, प्रदूषण फैलाने वाले जो कारखाने उनको बंद करने के लिए सरकार के समक्ष प्रस्ताव भेजें। नेक्स्ट पॉइंट है कि नदियों की महत्वता और उसकी जो स्वच्छता से संबंधित जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए और अपने क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक, सभा तथा रैलियों का आयोजन किया जाए, जिससे लोगों को जानकारी मिले और वो भी अपनी एक कोशिश का योगदान कर सकें। अगला पॉइंट है कि समाचार पत्रों का सहारा लेकर संपादकीय पत्र अथवा लेखों के द्वारा लोगों में नदियों को साफ करने रखने के लिए जो जागरूकता है उसको फैलाया जाए। तो ये सारी कोशिशें जो है एक पढ़े लिखे स्तर पर जो है की जा सकती हैं, जिससे कि सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो मायने रखता है। अगला प्रश्न है, मालवा में जल संरक्षण के पारंपरिक उपाय थे। हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने लोग कुछ नहीं जानते थे? या फिर इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पानी के रखरखाव और संग्रहण के लिए पहले मालवा में कौन से प्रबंध चले आ रहे थे? यानी मालवा में पहले ऐसे कौन से प्रबंध किए जा रहे थे कि बारिश कम हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ज़्यादा होती थी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इतना अच्छा मैनेजमेंट था। आज के इंजीनियर्स को इस विषय में क्या, उनका क्या दृष्टिकोण है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आज के इंजीनियर्स जो हैं इस बारे में क्या सोचते हैं?
प्राकृतिक रूप से बहती नदियों के बहाव को बड़े बड़े बांध बनाकर अप्राकृतिक रूप से रोका गया है। अप्राकृतिक यानी कि जो मशीनों का सहारा लेकर काम किया जा रहा है, तो वो अप्राकृतिक हो गया। और प्राकृतिक रूप से जो नदियां बह रही हैं, बहने का भी इसके पीछे हर एक लॉजिक होता है। अगर अप्राकृतिक रूप से उसके बहाव पर रोक लगाया जाएगा तो उसके नुकसान झेलने पड़ेंगे। फलस्वरूप उन बांधों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी उनको अपनी जगह बदलनी पड़ती है या फिर छोड़नी पड़ती है। वे अपने पैतृक घरों को छोड़कर नए स्थानों की ओर चले जाते हैं और इन नए स्थानों पर पहले जैसी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। हमारे जो आज के इंजीनियर हैं ऐसा समझते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े बांध बनाकर पानी का सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया है। पहाड़ों से निरंतर पानी बहकर झीलों में इकट्ठा हो रहा है और पहाड़ की चोटियां पानी के बिना सूखी रह जाती हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल जैसे छोटे पहाड़ों पर पानी न रुकने के कारण वहां वनस्पतियां और पेड़ पौधे सूख जा रहे हैं। पहाड़ों की हरियाली कहीं खोसी जा रही है। वस्तुतः आज के जो इंजीनियर हैं पर्यावरण की रक्षा करने की बजाय उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे पढ़े लिखे और बुद्धिमान माने जाते हैं, इसलिए वे पहले के ज़माने के लोगों को कुछ ना जानने वाले कहते हैं। और इस तरीके से उन्हें लगता है कि जो इंजीनियर्स आज जानते हैं वो पहले लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वो अपने तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे। इंजीनियर्स अपने तरीक़ों को इस्तेमाल करते थे, लेकिन कंपेयर करने पे पता यही लगता है कि जो पहले के जो तरीके थे वो ज़्यादा बेनिफिशियल थे इन कंपैरिजन ऑफ जो आज के इंजीनियर्स जो हैं अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें ले देकर उसके नुकसान ही झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन पहले जिन तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता था उससे सिर्फ फ़ायदे होते थे, नुकसान नहीं होते थे। प्रश्न नंबर 17, मालवा में डगडग रोटी पग पग नीर आज क्यों नहीं है? इसके पीछे अमेरिका और यूरोप के देशों की क्या भूमिका है? प्रश्न को उसी तरीके से रिपीट किया गया है और शब्दों में बदलाव करके। आज विश्व के सामने औद्योगिक उन्नति के दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं। औद्योगिक उन्नति या फिर विकास जो है उसके नाम पर जो भी काम किए जा रहे हैं उसकी वजह से प्राकृतिक रूप से जो हम गलतियां कर रहे हैं प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का, उसके जो दुष्परिणाम है यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स जो हम ले रहे हैं। दुष्परिणाम क्या होता है? नेगेटिव रिजल्ट्स। वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण मिट्टी, वायु, जल प्रदूषित हो चुके हैं। उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाली जो गैस है उसके कारण वातावरण बहुत गर्म हो गया है तथा ऋतु चक्र बदल गया है। इस घटनाक्रम में विकसित देशों का दोष सबसे अधिक है। पर्यावरण को गर्माने वाली गैसों का उत्सर्जन उन्हीं देशों में सबसे अधिक होता है, क्योंकि यूरोप तथा अमेरिका जैसे देशों में सबसे अधिक उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। वायुमंडल में लगातार परिवर्तन हो रहा है, बरसातें कम होने लगी हैं। इसके फलस्वरूप मालवा में भी पिछले वर्षों की अपेक्षा अब कम पानी बरसने लगा है। और औद्योगिक विकास के नाम पर जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उससे तो हर कोई नुकसान झेल ही रहा है, लेकिन मालवा भी उससे अछूता नहीं रह गया। मालवा पे भी उसका असर दिखने लगा है। औद्योगिक सभ्यता ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। जहाँ पहले मालवा की धरती पर अत्यधिक वर्षा होती थी, वहाँ की नदियाँ, तालाब और बावड़ियाँ पानी से भरे रहते थे। खेतों में फसलें लहलहाती रहती थी। विकास के अंधी दौड़ ने इस प्रदेश को भी नहीं छोड़ा। पर्यावरण के विनाश से मालवा भी नहीं बच पाया है। मालवा के लोग ही खुद मालवा की धरती को उजाड़ने में अब लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 18, अपना मालवा इस पाठ के आधार पर पानी की जो समस्या है उस पर अपने विचार हमें देने हैं। विकास की औद्योगिक सभ्यता ने हमें उजाड़ कर रख दिया। इस सभ्यता के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और पर्यावरण का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो बिगड़ गया है। हमारी जो आज की सभ्यता है नदियों को गंदे पानी के नाले के रूप में बना रही है। जो चीज़ें, तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो नदियाँ हैं वो नदियाँ गंदे नाले के रूप में परिवर्तित होती जा रही हैं। उद्योगों से निकला हुआ जो कूड़ा कचरा है इन नदियों में गिरता है और फिर नदियों के पानी को प्रदूषित करता है। हम भी अपने घर की गंदगी को नदियों में बहाकर इन्हें प्रदूषित कर रहे हैं। औद्योगिक विकास के नाम पर वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उसके कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है और अब पहले की तरह पानी नहीं बरसता। पहले जहाँ जल संरक्षण के लिए तालाब, बावड़िया आदि बनवाए जाते थे ताकि बरसात के पानी को संग्रहित किया जा सके और धरती के पानी को जीवंत रखा जा सके, वहीं आज हमारे इंजीनियर्स जो हैं तालाबों को भर दिया है और धरती के पानी का जो अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, इससे नुकसान जो है बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आज ये स्थिति आ गई है कि जो पीने योग्य जल है समाप्त होने की कगार पर है। वर्तमान समाज घोर जल संकट का सामना कर रहा है और ये सारी वजहें हैं जिसको सभी प्रश्नों में घूम घुमाकर आप देखेंगे वही रीजंस हैं, वही कारण है, रिजल्ट्स वही बताए जा रहे हैं।
आपको चीज़ें बस समझनी है। तो इसीलिए प्रश्नों को अच्छे से समझें और फिर उसके उत्तरों को अच्छे से समझें और लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर आप अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन वाले उत्तर नहीं लिख सकते, आपको विषय की जानकारी है लेकिन आप उस तरीके से उत्तर को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लें। आपको एक दो बार की प्रैक्टिस के बाद वो प्रेजेंटेशन जो है अच्छी आ जाएगी। फिर आप चीज़ों को समझ के फिर उत्तरों को लिखेंगे, आपका बहुत सारा बर्डन जो है कम हो जाएगा। और इसी तरीके से वीडियो को आप एक बार देखें, 2 बार देखें, चीज़ों को सिर्फ समझें, देन आप उसको इस्तेमाल करें। आप अपने चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करें, इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर को इसी तरीके से पढ़कर और समझकर स्ट्रॉन्ग करें और इस तरीके से अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा स्कोर करें। वीडियो आपको हेल्प कर रही है, यूज़फुल लग रही है तो ज़रूर इसे लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली